डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और घर में पड़े पड़े मैं भी परेशान हो चुका था, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। और लॉकडाउन में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग और आपका सभी का परिवार सुरक्षित रहे, घर में रहें। तो मैं कई दिन से बच्चों परेशान था इस बात से कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाने का प्रोग्राम शुरू कर सकूं, लेकिन परेशानी आ रही थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। घर में ना ब्लैक बोर्ड है, ना मार्कर है, ना रिकॉर्डिंग के लिए कोई सिस्टम है। बट फिर भी मैं कल से बार बार सोच रहा था कि कुछ तो किया जाए। पीछे एक जूम ऐप के थ्रू क्लासेस चल रही थी स्कूल्स वगैरह में, कोचिंग सेंटर वगैरह में, इधर उधर बहुत सारे लोग जूम ऐप यूज़ कर रहे थे। बट उसकी न्यूज़ ये आने लगी कि जूम ऐप सेफ़ नहीं है। कल मैंने आपके ग्रुप पे भी वो डाला था, न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी। सेफ़ नहीं है तो उससे कुछ भी हमें नुकसान हो सकता है, आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, हैकर हमको और कोई टाइप का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज जूम ऐप से हमारी वीडियो ऑडियो दोनों बहुत अच्छे से हो सकती थी क्लासेस। बट फिर भी जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, जो भी मैंने जुगाड़ बनाया है और मैं उस हिसाब से आपको क्लास दे रहा हूँ। मैथ वाले सर को भी कह दिया है, बाकी और भी जो कुछ पॉसिबल होगा देखते हैं। आपकी भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आप लोग ये होमवर्क साथ साथ ज़रूर करते रहना। अगर आपने साथ साथ होमवर्क नहीं किया तो फिर आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। ये कोई स्कूल कोचिंग सेंटर की क्लास तो है नहीं कि वहाँ पर ऐसे मैनेज हो जाएगा। तो आपको होमवर्क आज ही करना है। तो अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों अलग अलग सिलेबस चल रहा था, आगे पीछे चल रहे थे चैप्टर्स। तो कल मैंने सारे बैचेज में जो फीडबैक लिया है, उस फीडबैक में ये निचोड़ निकल के आया है कि कुछ कॉमन चैप्टर्स हम आपको करा दें कि एक ही वीडियो में सबके लिए हो जाएगा। तो चैप्टर हम जो शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 से लेके आगे चैप्टर नंबर 25 तक सभी के लिए कॉमन होगा। अगर हम 25 तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर आगे हमारा नॉन वर्बल वो भी सभी के लिए कॉमन होगा। और जिन बैचेज में पीछे के चैप्टर्स जो आधे अधूरे कुछ रह गए थे या चल रहे थे, उन बैचेज में मैं अलग अलग आपको अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा अलग अलग बैच के लिए। तो आज चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 बच्चे आपका कैलेंडर चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कुछ टाइप ऐसी हैं जो आती रहती हैं, पीछे एग्जाम हुए थे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, उनमें वो आती रही हैं टाइप। एसएससी, बैंक वगैरह उसमें भी पेपर में आते रहते हैं। इस पूरे चैप्टर में बच्चे आपको बार बार एक 7 डिजिट को यूज करना है, केवल 7। इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज 7 डेज के बाद एवरी 7 डेज पर सेम डे रिपीट होता है। 7 डेज कहें या 1 वीक कहें, दोनों मतलब एक ही है। जैसे आज तारीख आपकी 19 तारीख है और दिन है आपका संडे। अगर 19 में 7 दिन जोड़ दें तो 19 और 7 26, 26 को फिर संडे होगा। 19 में से अगर आप 7 माइनस कर दें तो यानी कि 12 तारीख को भी आपका संडे था। इट मीन्स एवरी 7 डेज पर आपका सेम डे रिपीट होता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में आते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ मंथ्स। मंथ्स आपके 3 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और वो हैं आपके अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जब जब कहीं कैलकुलेशन में 30 दिन वाले मंथ आएंगे आपके, तो वहां पर आपको उस मंथ का नाम हटा के रिमाइंडर 2 लगाना है। रिमाइंडर 2 क्यों लगाना है? अगर हम 30 डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, तो इसका मतलब 4 आपके वीक्स हो गए और वीक्स में हमारा सेम डे रहता है। अभी मैं आपको बोल रहा था, बता रहा था। रिमाइंडर 2 हो जाएगा। इस 2 से आपके आंसर पर इफेक्ट पड़ता है। फिर आते हैं हमारे 31 डेज वाले मंथ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। जब जब कहीं कैलकुलेशन में 30 दिन वाले महीने आ जाएं तो उन्हें हटा के आपको रिमाइंडर 3 लगाना है। बिकॉज 31 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका 7 4 जा 28, 4 आपके वीक्स हो जाते हैं, रिमाइंडर 3 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर की वजह से आपके आंसर पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद एक आता है आपका महीना 28 या 29 डेज का होता है और वो है आपका फरवरी मंथ।
फरवरी मंथ में कंडीशन बच्चे दो होती हैं। कंडीशन फर्स्ट है कि अगर वो फरवरी आपकी लीप ईयर की है तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। अगर 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 लगाना है उसके लिए। और लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। 4 से परफेक्टली अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है और उसमें फरवरी 29 डेज की होगी, रिमाइंडर आप 1 लगाएंगे। अगर वो मंथ ईयर आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर जैसे फॉर एग्जांपल 2003, नॉन लीप ईयर में फरवरी में आपके 28 डेज होते हैं, 28 दिन। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे। तो फरवरी में आप ध्यान रखेंगे, अगर वो फरवरी लीप ईयर की है तो हम 1 लगाएंगे, अगर वो फरवरी नॉन लीप ईयर की है तो हम 0 लगाएंगे। अब रही बात बच्चे, ये मंथ में याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है। जो पुराने टाइम में आप स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसे भूल जाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको केवल और केवल 2 सेंटेंस याद करने और उसमें पूरा ईयर याद हो जाता है। जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो 30 दिन वाले केवल और केवल 4 महीने होते हैं। 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, यानी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। लो जी, पूरा साल खत्म। आगे 2 लाइन और है, ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी। ये 4 महीने जो 30 दिन वाले हैं, इसके अलावा एक फरवरी को अगर हटा दिया जाए तो बाकी बचे हुए मंथ आपके 31 दिन के होते हैं। तो पूरा साल आपको याद हो जाता है इससे। 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी। फिर इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ ईयर्स। यहाँ बीच में स्पेस कम रह गया था, मैं भूल गया था। तो मंथ के बाद हम लेते हैं टाइप्स ऑफ ईयर्स। ईयर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। 366 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे आप तो रिमाइंडर आपका 2 बनता है। तो जब जब कहीं कैलकुलेशन में अगर लीप ईयर आ जाता है आपका, तो लीप ईयर में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो आपके ये वीक्स हो गए बच्चे, वीक्स को छोड़ दें और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इट मीन्स जब जब लीप ईयर आएगा तो वहां पर रिमाइंडर 2 लगाना है। नेक्स्ट है आपका नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज 365 डेज होते हैं। इसमें 7 से अगर आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 1 होता है। तो जहां कहीं भी आपका नॉन लीप ईयर आ जाएगा कैलकुलेशन में तो उसे हटा करके आप 1 लगाएंगे। तो पीछे एक पेपर में क्वेश्चन ये आया था, मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं ये ईयर के ऊपर। विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा साल लीप ईयर नहीं है? ऑप्शन ए 1200, बी 1600, सी 1800, डी 2000। तो अब यहां पर हमें देखना है कि इसमें लीप ईयर कौन सा नहीं है। ज्यादातर बच्चों को यही पता होता है कि अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर 4 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन लीप ईयर है। ये कंडीशन बच्चों बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये ऑर्डिनरी ईयर्स में अप्लाई होता है ये। और ये जो ईयर दिए मैंने एग्जाम्पल में, इन ईयर्स को हम कहते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर में कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अगर कोई सेंचुरी ईयर 4 और 400 दोनों से परफेक्टली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। अगर दोनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन लीप ईयर होगा। जैसे अब यहां पर 1200 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 1200 400 से परफेक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। 1600 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 1600 400 से भी परफेक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। बट 1800 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, लेकिन 400 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। इट मींस आंसर आपका हो जाएगा 1800। आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट आएंगे आप। अब यहां पर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 आपकी जो पेपर में आती है वो आती है आपका फाइंड मंथ्स विच हैव सेम कैलेंडर। कोई भी आपको 2 मंथ दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस में पेयर बना दिया जाता है, फिर उसमें से आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी ऑप्शन ऐसी है कि जिसमें सेम कैलेंडर होंगे। बच्चों सेम कैलेंडर से मतलब ये होता है हमारा, अगर डेट और डे
तारीख और दिन दोनों अगर हमारे पैरेलल चलते हैं तो उसे कहते हैं हम सेम कैलेंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लें हम 10 जनवरी को मंडे था और 10 अक्टूबर को भी मंडे है जी। फिर कहें जी 25 जनवरी को फ्राइडे था, 25 अक्टूबर को भी फ्राइडे है, तारीख भी सेम, दिन भी सेम। अगर दोनों सेम सेम चलते हैं तो इसे कहते हैं हम सेम मंथ्स, सेम कैलेंडर। तो यहां पर हमें सेम मंथ्स देखने हैं, कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें कैलेंडर सेम होगा। तो आइए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने बता रहा हूं मैं। ये लीप ईयर के लिए ये कुछ डिजिट्स हैं आपको जो याद करनी है। 144, 025, 036, 146। ये आप एक बार याद कर लें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें मैंने पेयर बना दिए आपके। पहला पेयर है आपका 144, दूसरा पेयर है 025, थर्ड पेयर है 036 और फोर्थ पेयर है आपका 146। इसमें भी थोड़ा याद करते समय भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे याद रहे आपको कि जो पेयर है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 144 ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको आप कोरिलेट कर लें कि 144 और बाद में आएगा 146, असेंडिंग ऑर्डर कि पहले 144 तो बाद में 146 आएगा। ऐसे ही बीच में कई बार भूल जाते हैं कि 25 पहले आएगा 36 पहले आएगा, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर दिमाग में सेट कर लो कि 25 पहले आएगा और 36 बाद में आएगा। तो ये हमारे क्या है, मंथ के हमने रिमाइंडर्स लिख रखे हैं। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। अब आते हैं हमारा दूसरा लीप ईयर के लिए। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी को आपको चेंज करना है, बाकी सभी मंथ सेम। जनवरी में जैसे नॉन लीप ईयर में यहां पर रिमाइंडर 1 है तो यहां पर लीप ईयर में आपका 0 होगा। फरवरी में लीप ईयर में आपका रिमाइंडर 4 है तो इसमें लीप ईयर में आपका 3 होगा। केवल जनवरी और फरवरी 2 डिजिट चेंज करने, बाकी सभी मंथ का सेम होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने, विच 2 मंथ्स इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर। ये सेम क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है सेम ऑप्शंस के साथ। अब इसमें 2 महीने हमें ऐसे बताने जिनका कैलेंडर सेम होगा। तो पहले कैलेंडर सेम कैसे होगा वो मंथ छांटना सीख लो, फिर उसके बाद आंसर फटाफट बताएंगे आप। तो पहले हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर में मंथ्स विच हैव सेम कैलेंडर। जैसे अब नॉन लीप ईयर बच्चे आप देख रहे हैं, यहां पर आपको सेम कैलेंडर देखना है तो यहां पर हमें ये जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं वो डिजिट्स को देखिए आप। जनवरी में जैसे आपका 1 है यहां, तो यहां पर अक्टूबर में आपका 1 है। इट मींस जनवरी और अक्टूबर दोनों महीने का कैलेंडर सेम होगा। तो ये लिख दिया मैंने, जनवरी एंड अक्टूबर जिसका दोनों का रिमाइंडर 1 था। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 4 पर। 4 आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। ये 3 महीने हो गए हमारे, फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी, मार्च एंड नवंबर जिसका रिमाइंडर सभी का 4 था, तो ये तीनों का कैलेंडर सेम होगा। नेक्स्ट आइए 0। 0 आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है, अप्रैल एंड जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी सेम होगा। फिर आगे चलेंगे 2। ये 2 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये अकेला है, ये किसी से मैच नहीं करता, ये किसी के साथ कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता। 5 ये भी अकेला है, कहीं पर और 5 है ही नहीं, ये भी किसी से मैच नहीं करेगा, इसका कैलेंडर किसी से सेम मैच कर ही नहीं सकता। 0 हम कर चुके हैं पहले। 3 भी देखो ये अकेला है, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसका भी कैलेंडर किसी से मैच नहीं करेगा। फिर आइए 6 आपका ये हो गया सितंबर और एक हो गया आपका दिसंबर। सितंबर और दिसंबर दोनों का कैलेंडर सेम होगा जिनका रिमाइंडर 6 है।
अब बात आते हैं मंथ्स विच हैव द डिफरेंट कैलेंडर। अब यहां हमारे डिफरेंट कैलेंडर वाले कौन कौन से रह गए? एक तो रह गया हमारा मई, एक रह गया हमारा जून, और एक होगा हमारा अगस्त, क्योंकि ये अकेले अकेले डिजिट्स हैं। तो यहां लिख दिया हमने मई, जून एंड अगस्त। इनका कैलेंडर किसी से मैच नहीं करता। नेक्स्ट आइए, लीप ईयर की बात करें। लीप ईयर में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था आपको कि जनवरी और फरवरी के डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। तो हमने जनवरी की जगह 0 लगाना है, फरवरी की जगह 3 लगाना है। अब उसके बाद आप लीप ईयर में सेम मंथ, सेम कैलेंडर वाले छांट सकते हो और डिफरेंट कैलेंडर वाले मंथ भी छांट सकते हो, जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा था। जैसे अब यहां पर 0 जनवरी में है, 0 जुलाई में है, इसका मतलब जनवरी और जुलाई का मंथ सेम होगा। किसमें? लीप ईयर में। लीप ईयर में विच मंथ्स हैव द सेम कैलेंडर? जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, क्योंकि अप्रैल का भी 0 है आपका। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं डिजिट 3 पर, फरवरी एंड अगस्त, फरवरी एंड अगस्त। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मार्च में, देखिए 4 है और 4 आपको यहां नवंबर में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, मार्च एंड नवंबर। नेक्स्ट आते हैं आपका 0 हो चुका है, 2 देखिए अकेला है, ये किसी से मैच नहीं करेगा। 5 अकेला है, किसी से मैच नहीं करेगा। 0 हो चुका है, 3 हो चुका है, 6 पे आइए। 6 है आपका सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर एंड दिसंबर, जिसका रिमाइंडर 6 है, ये भी कैलेंडर सेम होगा। मंथ्स विच हैव द डिफरेंट कैलेंडर। अब डिफरेंट में कौन कौन से रह गए हमारे लीप ईयर में? जैसे 2, 5, मई एंड जुलाई। देखो मई और जुलाई, और एक ही आपका 1 जो रह गया अक्टूबर वाला। 3 महीने ये हो गए आपके। तो इसका मतलब ये हो गए लीप ईयर के लिए, ये हो गए नॉन लीप ईयर के लिए। हाँ, एक खास चीज देखो ध्यान से, जो डिफरेंट मंथ्स होते हैं वो चाहे लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है, दोनों में देखो 2 कॉमन है, मई मई, जून जून। मई और जून दोनों में ऐसा मिलेगा कि चाहे वो लीप ईयर है चाहे वो नॉन लीप ईयर है, वो किसी से मैच करते ही नहीं। हाँ, इसमें अगस्त आ जाता है नॉन लीप ईयर में, तो इसमें अक्टूबर आ जाता है। तो इस तरह से आप मंथ छांट लेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर जो 24 है, उस 24 में आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, उन ऑप्शंस में आप ध्यान से देखेंगे तो जो मंथ आपके लिखे हुए हैं उन मंथ्स में आप देखें क्वेश्चन नंबर 24, जून एंड अक्टूबर, अप्रैल एंड नवंबर, अप्रैल एंड जुलाई। आंसर आपका अप्रैल और जुलाई होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख रहे हैं इसमें ईयर कोई मेंशन नहीं किया है। जब जब कभी क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि उसमें कोई ईयर मेंशन ना करे, तो आप उस ईयर को हमेशा क्या ट्रीट करेंगे? नॉन लीप ईयर। और अगर यहाँ कोई ईयर मेंशन कर देता है तो फिर उसे 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर है। तो अब ये इसे हम क्या मानेंगे? नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में अप्रैल एंड जुलाई, ये नॉन लीप ईयर है। देखो इसमें अप्रैल और जुलाई, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है बच्चे, फाइंड द डे ऑफ एनी गिवन डेट। कोई भी आपको एक डेट दे दी जाती है, वैसे तो ये एसएससी और बैंक का क्वेश्चन है ये, लेकिन पीछे एग्जाम जो हुए थे उसमें टीजीटी पीजीटी में ये टाइप आ चुकी है, तो इट मींस डीएसएस भी आपको कभी भी ये टाइप दे सकता है। फाइंड द डे ऑफ एनी गिवन डेट, किसी भी दी गई तारीख का दिन ज्ञात करना। तो हम अब इसी से आपको निकालना सिखाएंगे, ये यूज करेंगे अभी हम, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक तो आपको रिमाइंडर्स याद करने हैं सेंचुरीज के लिए। सेंचुरीज में मैंने यहां पर लिखी हैं 15th सेंचुरी, इसके लिए रिमाइंडर 0 लेना है। 16th सेंचुरी 6 लेना है। 17th सेंचुरी 4 लेना है। 18th सेंचुरी 2 लेना है। और इसके सामने इधर लिख दिया है मैंने 15th के सामने 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी 0,
20th सेंचुरी 6, 21st सेंचुरी 4, 22nd सेंचुरी 2, यानी 15th सेंचुरी से लेके 22nd सेंचुरी तक कोई भी आपको आ सकती है। तो इसमें आप याद रखेंगे 15th और 19th दोनों के लिए 0, 16th और 20th दोनों के लिए 6, 17th और 21st दोनों के लिए 4, 18th और 22nd दोनों के लिए 2 लेना है। फिर आते हैं हम रिमाइंडर, उसके साथ में डेज क्या होंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर्स रह जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर लास्ट में हमारा रिमाइंडर 1 रहता है तो आपका आंसर संडे होगा। 2 के लिए ट्यूसडे, 2 के लिए मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 0 सैटरडे। तो कई बार बच्चे कहते हैं जी 7 आएगा तो क्या आएगा? अरे 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 बन जाता है। तो ये आपको डेज याद रखने हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैंने नोट लिखा है, फॉलो द कैलकुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेशन करनी है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले डेट लेंगे, फिर मंथ लेंगे, फिर ईयर लेंगे, फिर लीप ईयर्स लेंगे, फिर सेंचुरी लेंगे, और इन सबका जो टोटल आएगा, टोटल को डिवाइडेड बाई 7 करना है। डिवाइडेड बाई 7 करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा, जो भी रिमाइंडर रहेगा, उस रिमाइंडर को यहां डेज में कन्वर्ट कर देंगे। उस रिमाइंडर को डेज में कन्वर्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने ये, फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो अब इसमें आप आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमने डेट लिखी, डेट है हमारी 15 तारीख। फिर मंथ लिखा, मंथ में हमारा देखो ये क्या है, अगस्त। अब अगस्त में देखेंगे हम कि हमारा रिमाइंडर क्या था। रिमाइंडर देखते समय केवल और केवल आपको कहां, जनवरी और फरवरी में टेंशन होनी चाहिए। जनवरी और फरवरी में क्यों? क्योंकि वहां लीप ईयर के लिए अलग है आपका और नॉन लीप ईयर के लिए अलग है। देखो नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी में 1 होता है, फरवरी में 4 होता है। लीप ईयर में जनवरी 0, फरवरी 3, और बाकी सभी मंथ में सेम होता है। तो अभी बात कर रहे थे हम अगस्त महीना। अब अगस्त महीने के लिए देखो क्या है हमारा, 3। अगस्त महीने के लिए क्या है हमारा, 3। लो जी, अगस्त का महीना था तो हमने 3 लगा लिया। अब उसके बाद में आता है हमारा ईयर। ईयर देखो यहां पर क्या है, 47। लास्ट के 2 डिजिट आपके ईयर होंगे, ये 47 लिख लिया। इसके बाद आता है आपका लीप ईयर्स। अब लीप ईयर क्या होता है बच्चों? हर 4 साल के बाद में आपका लीप ईयर आता है, एवरी 4 ईयर। तो 47 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 जो आपका आंसर आया, ये आपके हैं लीप ईयर्स। ये रिमाइंडर जो 3 बच गया, इसकी आपको परवाह नहीं करनी है, केवल आपको इस आंसर को देखना है। आंसर 11 है, तो यहां पर लीप ईयर कितने होंगे हमारे, 11। फिर आता है हमारा सेंचुरी। अब सेंचुरी हमारी क्या है, पहले 2 डिजिट जो है वो सेंचुरी को मेंशन करेंगे, 19th। हालांकि जब हम देखें तो 1947 को हम क्या कहते हैं, 20th सेंचुरी है वैसे तो, लेकिन हमें वो नहीं देखना। हमें ये देखना है आगे जो 2 डिजिट हैं उसको देखना है, 19। अब 19 सेंचुरी है, फिर पीछे चलेंगे, देखो हम यहां पर 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी के लिए हमें क्या लेना रिमाइंडर, 0। ये लो जी, 0 ले लिया। अब इन सब का टोटल किया हमने। टोटल करने के बाद में आएगा आपका 76। 76 को फिर डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। 7 करने के बाद में आपका रिमाइंडर क्या रह गया हमारा, 6। अब हमें ये देखना है कि 6 के लिए आंसर क्या होगा। तो मैंने पीछे आपको देखो डेज लिखे हुए हैं, 6, और 6 अगर रिमाइंडर है तो डे क्या होगा हमारा, फ्राइडे। आंसर फ्राइडे होगा, आंसर फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डे ऑन 2 मार्च 1996। 2 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? फिर वही आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी। डेट आपकी यहां पर है 2 मार्च, तो 2 का 2 लिख दिया। अब देखेंगे हमारा मार्च मंथ है, मार्च के लिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, पीछे देखो मार्च,
जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च के लिए 4 है। मैंने क्या बताया था, केवल जनवरी और फरवरी पर ध्यान देना है, वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की वजह से, बाकी सब महीने सेम होंगे। तो मार्च का 4 लेंगे हम। ये लो जी, देखो मार्च का हमने 4 ले लिया। ईयर कितना है हमारा 96, ये 96 ले लिया। लीप ईयर कितने होंगे हमारे 96 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो 24 आपके लीप ईयर्स हो गए। तो लो जी 24 कर दिया। सेंचुरी हमारी फिर वही 19 सेंचुरी है और 19 सेंचुरी के लिए फिर 0 लेंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 126 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, आपका रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो 0 का मतलब देखो मैंने क्या लिखा था, आंसर सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डे ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब यहां पर फिर वही असेंडिंग ऑर्डर में, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। डेट आपकी हो गई 26 तारीख, 26 ले लिया। मंथ है आपका जनवरी। हाँ, अब जनवरी में ध्यान दो भाई, क्योंकि जनवरी और फरवरी 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें अलग अलग रिमाइंडर हो जाते हैं। तो ईयर देखो हमारा 1950 है, 1950। अब 1950 जो है आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो 1950 में अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 से ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। जब परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा इट मीन से आपका नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर में आपका जनवरी का रिमाइंडर क्या होगा, 1। नॉन लीप ईयर में जनवरी का रिमाइंडर 1 होगा। तो यहां पर हमने 1 लगा दिया। ये लो जी 1। फिर उसके बाद में आता है हमारा ईयर। ईयर कितने हमारे 50, लास्ट के 2 डिजिट 50 का 50 लिख दिया। फिर इसके बाद में हमें देखना लीप ईयर्स, 50 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ गया 12 लीप ईयर्स हो गए, यहां 12 लिख दो। सेंचुरी 19, 0 होगा। टोटल 89 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर हो गया आपका 5। अब आपको देखना अगर रिमाइंडर 5 है तो हमारा आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 5 आंसर थर्सडे होगा। तो ये हुए आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको अलग अलग। अब आप लोग घर में अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने मम्मी पापा की, अपनी सभी की डेट ऑफ बर्थ के डेज निकाल लो। डेज निकालने के बाद उसे चेक कर लो मोबाइल पर कि क्या वास्तव में हमारा आंसर ठीक आ रहा है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आपको आती है, मिसमैच हो रहा है आंसर, तो आप मेरे से फिर कल पूछेंगे। 4 बजे हम फिर आएंगे प्रॉब्लम क्लास के लिए। नेक्स्ट आते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी बुक का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का क्वेश्चन है, वर्ष 1996 के बाद कौन सा वर्ष है जिसका जनवरी माह का कैलेंडर वर्ष 1996 जैसा होगा। इंग्लिश मीडियम वालों, आप अपनी बुक में एक करेक्शन करेंगे। हिंदी मीडियम में ये ठीक लिखा हुआ है, इसमें जनवरी मंथ जो मेंशन किया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक में एक करेक्शन करना है, आपको एक वर्ड चेंज करना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। द ईयर नेक्स्ट टू 1996 हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 96 लिखा हुआ है। तो आप कैलेंडर और एज के बीच में ये वर्ड ऐड कर देंगे, कैलेंडर ऑफ जनवरी मंथ। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, द ईयर नेक्स्ट टू 1996 हैविंग द सेम कैलेंडर ऑफ जनवरी मंथ एज दैट ऑफ 1996। तो इसको आप कैलकुलेशन करते हैं। हम यहां ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, कि हमें यह पूछ रहा है कि 96 में जो जनवरी मंथ था, उस जनवरी मंथ का जो कैलेंडर था वही सेम कैलेंडर नेक्स्ट आने वाला कौन सा ईयर होगा कि उसका जनवरी मंथ भी सेम होगा। तो यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, ईयर्स लिखने हैं। और ईयर्स के साथ में आपको ध्यान रखना है कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब जैसे 1996 है, ये आपका लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। और लीप ईयर के लिए मैंने आपको यहां पर कैलकुलेशन समझाई थी, जहां जहां पर अगर लीप ईयर आ जाएगा आपका, तो लीप ईयर में आपको रिमाइंडर 2 लगाना है, और जहां जहां पर नॉन लीप ईयर होगा वहां पर आपको रिमाइंडर 1 लगाना है।
तो 96 के लिए हमने 2 लगा दिया, 97 के लिए 1, 98 1, 99 1, 2002। अगर हम इन सब का टोटल करें, टोटल जब भी कभी ऐसा आ जाए कि जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो, हमें टोटल पे ध्यान देना है कि आप इसको ऐड ऑन करते चले जाएंगे। टोटल जहां भी 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए आप वहीं पर रुक जाइए। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 0 हो गया। उसके बाद 2000 के नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज 2001। इट मींस 1996 और 2001 दोनों में जनवरी मंथ का कैलेंडर आपका सेम होगा। अब कईयों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लो आपने यहां पर ऐड ऑन किया और डायरेक्ट पहले यहां मान लो 6 था, 6 के बाद 2 ऐड करें, यहां 8 आ गया जी, तो आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ो। आपको 14 मिलेगा, आपको 21 मिलेगा, आपको 35 मिलेगा। यानी जहां पर भी टोटल ऐसा एक डिजिट बन जाए कि जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए वहां पर रुक जाइए, और उसका नेक्स्ट ईयर जो होगा वो हमेशा आपका आंसर होगा। अब बात आती है यहां पर, इसमें केवल जनवरी मंथ पूछा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, आपके जनवरी के अलावा कोई और मंथ पूछ ले, अक्टूबर सेम होना चाहिए, जुलाई सेम हो, दिसंबर सेम हो, अप्रैल सेम हो, कोई सा भी मंथ पूछ सकता है। या वो कह दे जी पूरा ईयर ही सेम होना चाहिए हमारा, तो कंप्लीट ईयर सेम हो, तो पूरे साल का सेम हो, तो भी वही एक ही बात है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है हमने आपको यहां समझाने के लिए। फाइंड द ईयर नेक्स्ट टू 1997 हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1997। वर्ष 1997 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष है जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1997 जैसा होगा। तो अब यहां 97 से स्टार्ट करेंगे। 1997 ये आपका नॉन लीप ईयर होता है, इसलिए 1 लेंगे। 98 नॉन लीप ईयर, 99 नॉन लीप ईयर, 2000 लीप ईयर, लीप ईयर के लिए 2 लगाना है। 2001 1, 2002 1, टोटल 7। 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपका 0 बन गया। तो 2002 से नेक्स्ट ईयर आपका आंसर होगा, दैट इज 2003। इट मींस 1997 और 2003 दोनों का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। कोई सा भी महीना पूछ ले, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा साल आपका सेम होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं तो वही जनवरी मंथ केवल सेम है और कहीं कह रहे हैं हमारा पूरा साल सेम है। इसके लिए बड़ा आसान सी ट्रिक है, वो हम आपको अगले पेज पर नोट भी लिखा हुआ है, वो आप देख लेंगे। बच्चों ये है आपका 1996, ये है क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन ईयर, और ये 2001 जो है ये आपका आंसर ईयर। अगर क्वेश्चन वाला ईयर और आंसर वाला ईयर ये दोनों के दोनों अगर डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट नेचर इन द सेंस कि 1996 आपका लीप ईयर है लेकिन 2000 आपका नॉन लीप ईयर है, एक लीप ईयर हो गया एक नॉन लीप ईयर हो गया, तो आपका केवल और केवल जनवरी मंथ सेम होगा। और इसमें देखो ये 97 नॉन लीप ईयर, आंसर वाला ईयर 2003 नॉन लीप ईयर, ये दोनों सेम नेचर के हो गए। तो इसका मतलब पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। क्वेश्चन ईयर आंसर ईयर अगर दोनों सेम आ जाएं, नॉन लीप ईयर पूरा साल सेम होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। या क्वेश्चन वाला ईयर वो भी लीप ईयर हो, आंसर वाला ईयर वो भी लीप ईयर आ जाए, तो भी पूरा साल सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन ईयर और आंसर ईयर दोनों डिफरेंट अगर आ जाते हैं तो केवल और केवल जनवरी मंथ आपका सेम होगा। और इसके लिए मैंने आगे आपको यहां पर ये नोट समझाया भी है। वो क्यों होता है, देखो आपका केवल जनवरी मंथ सेम। 1996 और 2001 की बात करें हम, 1996 28 फरवरी को मान लो बुधवार था, तो 29 फरवरी को आपका थर्सडे हो जाएगा। 2001 में 28 फरवरी को वेडनेसडे था। लेकिन अब यहां पर क्योंकि 2001 आपका नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर में 29 फरवरी नहीं आएगी, यहां पर आपका 1 मार्च हो जाएगा। डे तो आपका वही थर्सडे आ गया, थर्सडे, लेकिन आपके डेट आपके आगे पीछे हो जाएंगे और ये डेट अब पूरे साल आगे पीछे चलेंगे। अब ये मैच कर ही नहीं सकते, मिसमैच होते रहेंगे। इसका मतलब
केवल और केवल 28 फरवरी तक आपका सेम रहा, 29 फरवरी भी आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपको नोट लिख दिए दोनों मैंने, नोट 1 और 2। अगर दोनों में डिफरेंट नेचर है ईयर में तो आपका केवल जनवरी सेम होगा। अगर आपका दोनों ईयर्स आपके सेम नेचर के हैं तो पूरा साल सेम होगा। ये हिंदी में लिख दिया है। अगर आपके दोनों वर्ड्स प्रश्न वाला साल उत्तर वाला, अगर वो अलग अलग नेचर के हैं तो केवल जनवरी सेम होगा। अगर वो प्रश्न वाला साल उत्तर वाला साल एक जैसी नेचर के हैं तो पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। आइए नेक्स्ट, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपका फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज, कुल दिनों की संख्या ज्ञात करना। आपको कई बार 2 कट ऑफ डेट दे दी जाती हैं और उन डेट के बीच में फिर आपसे डेज पूछ लेता है कि टोटल कितने दिन होंगे। और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपका डेट लिखी हुई है 26 जनवरी 1996 से लेके 15 मई 1996 तक टोटल कितने दिन होंगे। इसमें आपकी 3 टाइप आती हैं। टाइप नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए, इफ बोथ डेज आर इंक्लूडेड, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है कि कह रहा है अगर इनमें दोनों दिन शामिल कर लिए जाएं तो फिर आप देखिए 26 जनवरी और 15 मई दोनों डेट इसमें इंक्लूड होंगी। अब बात करते हैं 26 जनवरी, हमें काउंट करनी है। इसका मतलब 25 जनवरी तक आप छोड़ दो। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31 में से अगर हम 25 जनवरी तक माइनस कर दें तो जनवरी के आपके रह जाते हैं 6 डेज। तो जनवरी का हमने लिख दिया 6। फरवरी, ये 1996 जो लिखा है इस पे आप ध्यान दें। जब जब कहीं ईयर मेंशन कर दिया जाए तो उसे चेक कर लो वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। ईयर मेंशन ना करें तो फिर तो हमेशा उसे हम नॉन लीप ईयर लेते हैं। तो 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये बच्चों परफेक्टली डिविजिबल है और ये लीप ईयर होगा। अब यहां पर फरवरी इसीलिए हमने 29 लिखा है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 15, टोटल आंसर 111 डेज। इसी की अब टाइप 20 की, इफ बोथ डेज आर एक्सक्लूडेड। जैसे आपकी बुक में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ बोथ डेज आर इंक्लूडेड, तो पेपर में यह भी आ सकता है आपको इफ बोथ डेज आर एक्सक्लूडेड, कि दोनों डेट अगर इसमें से हमें छोड़ दी जाए तो इसका मतलब 26 जनवरी और आपका 15 मई दोनों की दोनों डेट आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब यहां पर जनवरी की बात करेंगे हम, वो छोड़नी पड़ेंगे, इंक्लूड गलत बोल गया मैं, कि 26 जनवरी तक आपको छोड़ना पड़ेगा। जनवरी में टोटल होते हैं 31 डेज। 31 में से अगर हम 26 जनवरी तक छोड़ दें तो केवल आपको 5 दिन लेने हैं। फरवरी 29 लेने हैं क्योंकि 96 आपका लीप ईयर है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई में फिर आपको 15 मई छोड़ना पड़ेगा तो 14 दिन लेने हैं। टोटल हो गए 109 डेज। टाइप नंबर 3, इसमें थर्ड पार्ट आता है आपका विदाउट एनी कंडीशन। अगर आपको कोई भी कंडीशन ना दी जाए, जैसे यहां पर पहली कंडीशन थी बोथ डेज आर इंक्लूडेड, दूसरी कंडीशन बोथ डेज आर एक्सक्लूडेड, दोनों ही ना दे, बस ऐसी दोनों डेट दे दे। डेट देने के बाद आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो ऐसी कंडीशन बच्चे क्या करते हैं, जो पहली डेट है आपकी उसको हम छोड़ देते हैं एक्सक्लूडेड, और बाद वाली जो डेट है आपकी उसको जोड़ लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब जैसे हमें 26 तारीख तक हमें छोड़ना है, 26 तारीख तक छोड़ना है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 26 माइनस करें तो 5 रह गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको 15 तारीख को लेना है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 110 डेज। टाइप नंबर 5, फाइंड द डे ऑफ एनी गिवन डेट। कोई भी आपको एक डेट दे दी जाती है, डेट के बाद में आपसे डे पूछ लिया जाता है, ये भी एक टाइप आती है आपकी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डे ऑन 29 मार्च 1967 इफ मंडे वाज ऑन 14 मार्च 1967। यदि 14 मार्च 1967 को सोमवार था तो ज्ञात करें कि 29 मार्च 1967 को कौन सा दिन था। तो आप यहां देखेंगे 14 मार्च 1967 मंडे, आंसर पूछ रहा है मैं 29 मार्च 1967 को कौन सा दिन था।
यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपका देखो ईयर दोनों में सेम है, 1967 1967, हमें इसका कुछ नहीं करना, इसे छोड़ दो। मंथ भी आपका सेम है, मार्च मार्च, हमें इसका भी कुछ नहीं करना, इसको भी छोड़ दो। लेकिन डेट आपकी अलग अलग हो गई, ये 14 और ये आपकी 29। तो इसका मतलब हमें केवल और केवल डेट का आपकी कैलकुलेशन करनी है। डेट में आप देखें नंबर ऑफ डेज में डिफरेंस क्या है हमारा, 29 में से अगर हम 14 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आता है 15, और 15 को फिर डिवाइडेड बाई 7 करना है आपको। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो 1 का मतलब क्या है, देखो रिमाइंडर 1 मीन्स 1 डे नेक्स्ट टू मंडे। ये जो मंडे दिया हुआ है, मंडे से आपको एक दिन आगे जाना है, आंसर आपका हो जाएगा ट्यूसडे। अगर रिमाइंडर 2 होता तो 2 डेज नेक्स्ट, 3 होता तो 3 डेज नेक्स्ट, 5 होता तो 5 डेज नेक्स्ट, 6 होता तो 6 डेज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था इसमें आप ध्यान से देखें, मैंने ईयर सेम रखा है, मंथ सेम रखा है, केवल आपकी डेट चेंज की है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा लूंगा जिसमें आपका मंथ अलग अलग कर दिया जाएगा। इफ संडे वाज ऑन 20th मई 2001 देन फाइंड द डे ऑन 20th सितंबर 2001। यदि 20 मई 2001 को रविवार था तो ज्ञात करें कि 20 सितंबर 2001 को कौन सा दिन था। तो यहां पर देखो 20th मई 2001 संडे, 20th सितंबर 2001 को हमें डे निकालना है। तो इसमें आप ध्यान देंगे डेट हमने सेम रखी है 2020, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ईयर सेम रखा है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मंथ आपके डिफरेंट कर दिए हैं, एक है मई तो दूसरा है सितंबर। तो इसमें बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि नीचे जो सितंबर मंथ है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, सितंबर मंथ को कंसीडर नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे आप। इसमें जो कैलकुलेशन होगी हमारी वो मई से लेके अगस्त तक होगी केवल, सितंबर को छोड़ देंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब आते हैं मंथ पर। पीछे मैंने आपको मंथ बताए थे, अगर कोई महीना ऐसा है जिसमें 31 डेज होते हैं तो उसके लिए 3 लेते हैं रिमाइंडर, और अगर कोई महीना ऐसा है जिसमें 30 डेज होते हैं उसके लिए रिमाइंडर 2 लेते हैं। तो मई में आपके 31 डेज होते हैं इसलिए 3 लिया, जून में 30 दिन होते हैं 2 लिया, जुलाई में 31 होते हैं 3 ले लिया, अगस्त में 31 डेज होते हैं 3 ले लिया, टोटल हो गया 11, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आ गया। इट मीन्स 4 डेज नेक्स्ट टू संडे, यानी संडे से 4 दिन आगे कौन सा दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर थर्सडे होगा। तो ये दूसरा एग्जांपल ये लिया था हमने जिसमें मंथ आपके अलग अलग कर दिए। अब तीसरा एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जिसमें ईयर में आपके अलग अलग करूंगा। इफ सैटरडे वाज ऑन 12th मई 2003 देन फाइंड द डे ऑन 20th मई 2010। यदि 12 मई 2003 को शनिवार था तो ज्ञात करें कि 12 मई 2010 को कौन सा दिन था। तो यहां पर 12th मई 2003 सैटरडे, देन फाइंड द डे ऑन 12th मई 2010। अब आप ध्यान से देखो, डेट सेम है, हमें कुछ नहीं करना, मंथ सेम है, कुछ नहीं करना, लेकिन ईयर आपके डिफरेंट हो गए। ईयर आपके डिफरेंट हो गए तो हमें ईयर की कैलकुलेशन करनी है केवल। उसमें भी फिर वही शॉर्टकट कि 2010 को आप छोड़ देंगे, केवल हमें 2003 से लेकर 2009 तक लेना है। 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें फिर ईयर में वही ध्यान रखेंगे, अगर आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए हम 2 लगाएंगे, नॉन लीप ईयर के लिए हम 1 लगाएंगे। 2003 आपका नॉन लीप ईयर है 1, 2004 लीप ईयर 2, 5 1, 6 1, 7 1, 8, ये फिर लीप ईयर आ गया 2, 2009 1। इनका टोटल करेंगे तो 9 आ गया। 9 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। 2 मीन्स 2 डेज नेक्स्ट, 2 डेज नेक्स्ट टू सैटरडे। सैटरडे से 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा, संडे, मंडे, आंसर मंडे होगा। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। पहले एग्जाम्पल में मैंने डेट आपकी अलग अलग रखी, दूसरे एग्जाम्पल में मंथ आपके अलग अलग की है, तीसरे एग्जाम्पल में मैंने ईयर आपके अलग अलग की है। अब बात आती है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक से ज्यादा चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है आपका डेट और मंथ दे दे, हो सकता है मंथ और ईयर दे दे,
हो सकता है डेट और ईयर दे दे, और हो सकता है तीनों ही डिफरेंट कर दे। तो एक एग्जांपल हमने लिया है कि मैक्सिमम तीनों चेंज कर दे। तो जैसे इफ संडे वाज ऑन 13th July 2005 देन फाइंड द डे ऑन 25th November 2007। यदि 13 जुलाई 2005 को रविवार था तो ज्ञात करें कि 25 नवंबर 2007 को कौन सा दिन था। 13 जुलाई 2005 संडे, देन फाइंड द डे ऑन 25th November 2007। अब यहां पर मैंने तीनों चीज चेंज कर दी हैं, डेट चेंज, मंथ चेंज, ईयर चेंज। अब तीनों की कैलकुलेशन एक साथ करेंगे हम, अलग अलग नहीं। अलग अलग करोगे आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। डेज की बात करें 25 माइनस 13 12, 12 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे आप तो रिमाइंडर आपका 5 हो गया। ये हो गया डेज की कैलकुलेशन। मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर लास्ट जो मंथ है आपका नवंबर, वो नवंबर मंथ आपको नहीं लेना है। इसमें आपकी कैलकुलेशन केवल जुलाई से लेके अक्टूबर तक होगी। जैसे अब यहां देखो मैंने लिखा हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में आपके क्योंकि 31 दिन होते हैं, 31 के लिए 3 लेंगे। अगस्त में 31 होते हैं 3, सितंबर में 30 होते हैं तो 2, अक्टूबर में 31 होते हैं तो 3। अब आते हैं हम ईयर पर। ईयर में हमारा 2005 और 2007 दोनों डिफरेंट है। इसमें फिर वही 2007 को नहीं लेंगे आप, केवल 2006 तक लेंगे। 2005 नॉन लीप ईयर 1, 2006 नॉन लीप ईयर 1। अब यहां पर टोटल करेंगे आप 5 से लेके नीचे यहां 1 तक, और टोटल आपका होगा 18। 18 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। 4 का मतलब है आपका 4 डेज नेक्स्ट टू संडे, यानी संडे से 4 दिन आगे कौन सा दिन होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर आपका थर्सडे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा था तो बार बार आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले मैं कोई पुरानी डेट दे रहा हूं और आगे जो आंसर निकलवा रहा हूं वो आपको आगे आने वाली डेट का निकलवा रहा हूं। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में उल्टा भी हो सकता है कि हमें पीछे जाना पड़ जाए, पहली डेट दे दे फिर उसके बाद पीछे की किसी डेट का डे पूछ लें। अब जैसे हमने इसको उल्टा कर दिया हमने। ये जो क्वेश्चन है, इफ थर्सडे वाज ऑन 25 नवंबर 2007, 25 नवंबर 2007 को थर्सडे था, देन फाइंड द डे ऑन 13 जुलाई 2005। अब हमें बैक जाना है 2005 पर। तो बैक जाने के लिए आप बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो अभी मैं सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन जो की थी वही सेम है। इन दोनों डेट में आप क्या करेंगे, जो ओल्डर डेट है कंपैरेटिवली दोनों में ओल्डर डेट, जैसे 13 जुलाई 2005 हमारी ओल्डर डेट है, तो इस ओल्डर डेट को हमने पहले ऊपर लिख लिया है और ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। और उन दोनों में कंपैरेटिवली जो न्यू डेट है उसको नीचे लिख लेना है। 25 नवंबर 2007 और डे हमें गिवन था थर्सडे। अब बच्चों कैलकुलेशन फिर वही सेम हो गई, कुछ नहीं करना, जैसे पहले था वैसे ही करना है। अब केवल हमने क्या किया कि जो पुरानी तारीख है उसको ऊपर लिख लो, जो नई है उसको नीचे लिख लो, उन दोनों में कंपैरिजन करके। फिर वही देखो आप डेज देखे 13 और 25, इन 25 में से 13 माइनस किया 12 आ गया, 12 को 7 से डिवाइड किया 5 आ गया। फिर इसके बाद जुलाई और नवंबर दोनों डिफरेंट अलग अलग मंथ हो गए। नवंबर हमें नहीं लेना है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक लेना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर मंथ में वही ध्यान रखेंगे, जिस महीने में 31 दिन है उसके लिए 3 लगाएंगे, जिसमें 30 है उसके लिए 2 लगाएंगे। ये आ गया आपके ईयर 2005 और 2007, ये दोनों अलग अलग हैं। तो 2007 को हम छोड़ देंगे, 2006 तक लिया जाएगा। 2005 1 क्यों लिया, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। 2006 1 क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। टोटल 18 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 4। अब यहां पर ध्यान रखें आप, अभी तक हम बार बार क्या कर रहे थे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन अब हमें क्या करना है, बैक, क्यों हमें पीछे जाना है। 4 डेज बैक फ्रॉम थर्सडे, थर्सडे से 4 दिन पीछे जाना है और आंसर आ जाएगा आपका संडे, क्योंकि थर्सडे से आप 1 दिन पीछे जाएंगे, क्या आएगा, वेडनेसडे। 2 दिन पीछे जाएंगे, ट्यूसडे। 3 दिन पीछे जाएंगे, मंडे।
4 दिन पीछे जाएंगे, संडे, आंसर संडे होगा। और यहां पर आपका ये लिखा हुआ है, फिर मैंने एक नोट लिख दिया है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन आंसर विल बी सेम डे। अगर कहीं पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है लास्ट में कैलकुलेशन करते समय, तो आपको आंसर क्या करना है, सेम डे रखना है, जो अभी आपके टाइप चल रही थी इसमें। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने आपको, इफ, क्योंकि अभी तक मैंने जो टाइप दिए हैं उन सभी टाइप में आप एक चीज ध्यान से देखा हो कि जो डेट थी मेरी, मैं ऊपर जो डेट लिख रहा था वो छोटी डेट लिख रहा था, 13 तारीख, नीचे जो लिख रहा था मैं हमेशा बड़ी डेट लिख रहा था। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि नीचे हमारी अगर मान लो छोटी डेट आ जाए, ऊपर बड़ी डेट आ जाए, तो जैसे अब यहां पर माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे माइनस आपका हो नहीं सकता, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी, उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, ये टाइप भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर डेट उल्टी कर दी जाए कि ऊपर जैसे छोटी है नीचे बड़ी है, लेकिन हम कर दें ऊपर आपकी बड़ी डेट कर दें, नीचे छोटी डेट कर दें, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप जब माइनस करेंगे तो ये उल्टा मत कर देना। अब जैसे यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे अब यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया, इफ मंडे वाज ऑन 25 मार्च 2003 देन फाइंड द डे ऑन 9 सितंबर 2007। यदि 25 मार्च 2003 को सोमवार था तो ज्ञात करें कि 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन था। अब देखो, अब यहां ध्यान से देखें आप, 25 मार्च 2003 ये मंडे हमें गिवन है, डे हमें निकालना है आपको 9 सितंबर 2007। अब यहां पर मैंने जानबूझ के आपका देखो डेट भी अलग अलग किए हैं, मंथ भी आपके अलग अलग किए हैं, ईयर भी आपके अलग अलग कर दिए हैं, तीनों ही अलग कर दिए हैं। लेकिन इसमें जो खास चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अभी तक मैं जो ऊपर जो डेट लिख रहा था वो हमेशा ऐसी डेट थी कि जो छोटी तारीख थी, नीचे जो डेट लिख रहा था मैं वो हमेशा मैं ऐसी डेट लिख रहा था जो बड़ी डेट थी। तो बड़ी वाली डेट में से हम छोटी वाली डेट बड़े आराम से माइनस कर रहे थे। लेकिन अब आप ये गलती मत करना कि भाई ऊपर 25 में से 9 माइनस कर दें, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहां पर जब ऐसा कर दिया जाए तो जो 25 मार्च है, तो ये जो बड़ी डेट है, इस बड़ी वाली डेट को ये नीचे जो डेट लिखी हो वो डेट आप कन्वर्ट कर लें, उसे चेंज करेंगे आप। जैसे अब 25 मार्च है तो 25 मार्च से आपको आगे बढ़ना है, तो 25 मार्च से आप आगे जब बढ़ेंगे तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 मार्च तक जाएंगे। उसमें 9 तारीख तो आएगी नहीं, तो 9 तारीख आपकी किस में आएगी, 9 तारीख आपकी मार्च में नहीं आएगी, हम आगे अप्रैल में आएगी। तो 25 मार्च को हम चेंज कर दें 9 अप्रैल, 9 अप्रैल में। और 9 अप्रैल में चेंज करने का क्या तरीका है, मैं बिल्कुल अब आराम आराम से समझाऊंगा। ये लास्ट टाइप है, इस पर ध्यान देंगे जरा। इसको चेंज कैसे करते हैं, देखो इसमें डिफरेंस ऑफ डेज निकालते हैं हम। डिफरेंस ऑफ डेज कैसे निकालेंगे बच्चे, ध्यान दो। ये है 25 मार्च, इसे कन्वर्ट करना हमें अप्रैल में, और वो भी कितना, 9 अप्रैल। अगर यह 9 है तो 9 अप्रैल बना दो, 5 है तो 5 बना दो, 13 है तो 13 बना दो, 10 है तो 10 बना, जो क्या है वो उतना बना दो। तो मार्च में हमारे टोटल डेज होते हैं 31 डेज। 31 में से अगर 25 माइनस करें आप तो कितना रह गया हमारा मार्च में, 6 दिन। यहां साथ में देखो मैंने बना रखा है डिफरेंस ऑफ डेज का। मार्च में कितने दिन रह गए, 6। 31 में से 25 माइनस करें, 6 आ गए। और अप्रैल में हमें कितनी डेट बनानी है, 9। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए हमारे, 9। 6 + 9 15, 6 + 9 15। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, 25 मार्च है हमारी, मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, 31 में से 25 माइनस कर दें तो 6 दिन बचे। अप्रैल में हमें 9 तारीख बनानी है तो 9 लिख लिया, टोटल हो गया 15। 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बन गया, 1। इसका मतलब हमें करना है 1 डे नेक्स्ट टू मंडे। मंडे से एक दिन आगे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो अब ये क्वेश्चन दोबारा से अब क्या बन गया, 25 मार्च को हमने 9 अप्रैल में कन्वर्ट कर दिया, 9 अप्रैल 2003, और डे हो गया आपका ट्यूसडे। देन फाइंड द डे ऑन 9 सितंबर 2007। अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई आपकी। तो यहां पर देखो डेट आपकी सेम है, इसमें कुछ नहीं करना। डे मंथ आपके चेंज हो गए, तो यहां मंथ में आपका सितंबर को नहीं लेना है,
अप्रैल से लेकर के आपको अगस्त तक लेना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में 30 दिन होते हैं 2, मई में 31 3, जून में 32, जुलाई में 31 3, अगस्त में 31 3। फिर आइए ईयर में आपका 2003 और 2007 दोनों डिफरेंट हैं। 2007 को नहीं लेना है आपको, 2003 से लेकर 2006 तक लेना है। 2003 नॉन लीप ईयर है 1, 2004 लीप ईयर है 2, 2005 नॉन लीप ईयर 1, 2006 नॉन लीप ईयर 1, टोटल 18 डिवाइडेड बाई 7 और आपका रिमाइंडर 4 आ गया। इट मीन्स 4 डेज नेक्स्ट टू ट्यूसडे। ट्यूसडे से 4 दिन आगे कौन सा होगा, उस मंडे पे मत जाना वापस, ये आगे हमने चेंज कर लिया है, 9 अप्रैल बना लिया है। ट्यूसडे से 4 दिन आगे जाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर आपका हो जाएगा सैटरडे। तो अब आपको ये सारी टाइप करा दी गई हैं। कल आप इसका होमवर्क करके रखेंगे। मैं 4 बजे कल फिर आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। आप तब तक अपने अपने बैच में आप क्वेश्चन नंबर डाल दें, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मैं पहले उनको सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर समझाने में हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव रहेगा, टाइम बचा लेंगे। 4 बजे कल प्रॉब्लम क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।